बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शोज़ुब हैदर और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। पाकिस्तान ने अपना छठा मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला और काफ़ी ही अच्छा मैच रहा। लेकिन फिर एंड में वही आकर हम दोबारा से जो है 4 कंसेक्युटिव मैचेज़ हार चुके हैं वर्ल्ड कप में। और काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही पाकिस्तान की बॉलिंग में, अच्छा मैच रहा, हमने फ़ाइट अच्छी की। जहाँ पे शुरू में अच्छे खासे उन्होंने रन्स कर लिए थे और लेकिन फिर हमने अच्छा कमबैक किया। जिस तरह पहले 2 ओवर्स गए, वो तो जिस तरह उन्होंने स्कोर किया था, डी कॉक ने 4 चौके मारे थे, लेकिन जो विकेट मिल गई थी हमें डी कॉक की, वहीं थिंक वहीं से मोमेंटम बना और फिर आगे हम इसको कैरी लेके गए। लेकिन आखिरी ओवर में फिर वही नवाज़, आई थिंक तीसरी दफ़ा नवाज़ ने करवा दिया है, पहले इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में, फिर दोबारा इंडिया के अगेंस्ट एमसीजी इधर अब टी20 वर्ल्ड कप में और अब फिर ये करवा दिया है। और यहाँ पे तो मेरे ख़्याल में आउट करना बनता था उसका क्योंकि 2 अगर मैचेस में उसने आखिरी ओवर किए हैं तो इतना तो एक्सपीरियंस बनता है ना कि ऊपर से आपने टेल को आउट करना है और जिस तरह वो बॉल थी उसने सारी फील्ड ऑफ साइड पे ली और बॉल कर दी लेग साइड पे। तो सबसे पहले तो अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि मैच देख के क्या फ़ीलिंग आ रही है और नवाज़ की उस बॉल पे क्या कहना चाहेंगे? और ये मुझे जो मेरे मेरे डिसीज़न में या फिर मेरे ख़्याल में मुझे आई थिंक नवाज़ को ओवर बनता भी नहीं था क्योंकि आपने पहले आई थिंक 6 नवाज़ को करवाए थे और बिल्कुल ये आखिरी ओवर उससे लिया था। जब यहाँ के उसामा मीर वो कंसिस्टेंटली दरमियान में कराते आ रहे थे और जो उन्होंने अपना पिछला ओवर किया था, जो अपना उससे जो पहले ओवर किया था, जो मतलब जो जिनका लास्ट ओवर था जिन्होंने करवाया था, उसमें उन्होंने एडम मार्करम की विकेट ली थी और सिर्फ़ 3 रन दिए थे और उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। तो मेरे ख़्याल में उनको उस वक़्त उस टाइम उसामा मीर के साथ जाना चाहिए था। तो इसके बारे में कुछ बताएँ आप? आखिरी ओवर की जहाँ तक बात है, मेरे ख़्याल में बस विकेट ही लेना था उस वक़्त, और कोई हुँ, तो आपके पास चांस ही नहीं था। तो हुँ, क्योंकि एक तो आपने पूरी फ़ील्ड ही पीछे रखी हुई थी ज़्यादातर, तो आराम से सिंगल वग़ैरह वो ले रहे थे। यस। तो हुँ, बस विकेट ही लेना था, तो आई थिंक उसामा प्रोबब्ली उसका बेहतर चांस होता है टू पिक अप अ विकेट इन दैट सिचुएशन। यस। मुझे भी मैं थोड़ा सरप्राइज़ था, मैं सोच रहा था कि हुँ, उसामा को ही देंगे, मैं लेकिन भी बिल्कुल। हुँ। लेकिन तब नहीं दिया और फिर नवाज़ की जो माशाल्लाह बॉल भी बड़ी कमाल थी। चलो अब तीसरी दफ़ा आप आ रहे हो और तीसरी दफ़ा आपने वही काम किया और आपने बॉल बिल्कुल फ़ील्ड के ऑपोज़िट की है। लेकिन ख़ैर हम शुरू से बात करते हैं। बैटिंग में आई थिंक शुरू में हमारी विकेट्स गिरी, दोनों ओपनर्स फ़ेल हो गए दोबारा से। अब्दुल्ला शफ़ीक एक है ना पुल शॉट मारने गए और आउट हो गए। उसके बाद इमाम भी माशाल्लाह जिस तरीके से आउट हुए, स्लो बॉल पे आउट हो गए थे वो। तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि जो ओपनर्स नहीं चल पा रहे, क्या मसला हो गया बैटिंग को हमारी? मेरे ख़्याल में अब्दुल्ला तो ठीक-ठाक कर रहा है, उसने पिछले 2 हुँ, मैचेज़ में 50s भी की थी, तो इमाम का मसला चल रहा है, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है वर्ल्ड कप में। और ऑब्वियसली हम लोगों ने 4 साल इस पिछले 4 साल इस साइकिल में और 2017 से इसमें इन्वेस्ट किया है, तो उम्मीद यही थी कि एटलीस्ट कुछ टीम्स के अगेंस्ट, क्योंकि उसके स्किल लेवल इतना हाई शायद नहीं है कि सबसे हुँ, बड़ी हुँ। टीमों के अगेंस्ट वो जाके परफॉर्म कर सके। लेकिन अ, उम्मीदें जो थी उसने बिल्कुल भी उस पे पूरा नहीं किया। उतरा नहीं है। और ये भी है कि उसके जो जिस तरह से वो आउट हो रहा है, वो बहुत हुँ, जैसे बहुत अवॉइडेबल डिसमिसल्स हैं ये, तो यस। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इसको लाइक हुँ, हुँ, अगर वो थोड़ा-सा रह रह के खेलता, और स्पेशली जैसे कल स्पिनर्स इतने ज़्यादा फैक्टर हो गए थे मिडल ओवर्स में, तो मेरे ख़्याल में वो हुँ, अच्छा हुँ। इम्पैक्ट डाल सकता था। लेकिन फिर बिल्कुल। वही जो ट्रैप उन्होंने सेट किया था, बिल्कुल उसमें गिर गया हुँ, और फिर से जल्दी से आउट हो गया। बिल्कुल हमारे दोनों ओपनर्स फेल हुए, उसके बाद रिज़वान आए। थोड़ा-सा उन्होंने अग्रेसिव खेलना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा कि कोई बैट्समैन आया जो थोड़ा बहुत तो इंटेंट के साथ खेल रहा है। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा अपनी लंबी इनिंग्स ना खेल सके। उसके बाद हमारे जो है मिडल ऑर्डर में सऊद शकील है, उन्होंने अच्छी बारी खेली। अच्छा, जो इफ्तिखार को पहले भेजा गया, मेरे ख़्याल में उनका मतलब यही होगा कि थोड़ा बहुत जो है ना, वो जाके इंटेंट क्रिएट करेंगे, थोड़े बहुत बाउंड्री-शाउंड्री लगाएँगे, लेकिन वो भी आगे ऐसे समझ जैसे टेस्ट क्रिकेट हो, बिल्कुल आके रोकी जा रहे थे, उनसे बाउंड्री लागने दी थी। आई थिंक जिस प्लान के लिए उनको भेजा गया था, वो उसपे पूरा नहीं उतरे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि प्लान था क्या उस वक़्त, क्योंकि हुँ, बिल्कुल आपने अपनी टीम को उल्टा कर दिया वो डिसीज़न लेके कि अगर इफ्तिखार चल भी जाता, तो हुँ, उस वक़्त अगर चल भी जाता और तकरीबन 40वें ओवर तक बैटिंग करता, तो फिर उसके बाद साउथ का कोई काम नहीं होता, वो हाँ आके जी। बाद में पेस को नहीं मार सकता है। और हुँ, अगर नहीं चला तो फिर आपने उसकी विकेट ऐसे ही फ्री में गँवा दिया, और वही हुआ कि आपने अपना टीम का स्ट्रक्चर और रोल्स बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दिए उसको, उस चीज़ को कि ये आपका एक ही बंदा है जो अच्छी तरह से इनिंग्स को फिनिश कर सकता है, आपको थोड़ा डेथ ओवर्स में मोमेंटम दे सकता है। तो अ, वही हुआ कि बाद में जाके हमें मसला हुआ फिनिशिंग में, और हुँ, फिनिशिंग ज बिल्कुल, अ, अच्छी पार्टनरशिप लग भी गई थी बीच में साउद और शादाब की, लेकिन शदाब की। हुँ, उसकी वजह से फिनिश नहीं कर सके। और जहाँ तक रिज़वान और बाबर की बात है, रिज़वान मेरे ख़्याल में ऑब्वियसली शायद टीम मैनेजमेंट की तरफ से यही होगा कि थोड़ा हुँ, मिडल में किसी को जाके थोड़ा मोमेंटम अग्रेसिव देना है खेलना। टीम को, हुँ, बैटिंग में थोड़ा मोमेंटम बिल्ड अप करना है, तो वो काफ़ी हुँ, अग्रेसिव खेलने के लिए आया था, वो शुरू से ही दिख हुँ, रहा था। और यस। मेरे ख़्याल में अच्छा खेल रहा था, बस वो बॉलर को क्रेडिट देनी चाहिए कि उसने जो हुँ, बाउंसर किया था। नॉर्मली रिज़वान अच्छा बैट्समैन है शॉर्ट बॉलिंग पे, यस। वो ऐसा नहीं है इमाम जैसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो सामने बैठ जाता है, लेकिन वो हुँ, उसने अच्छा बाउंसर किया, वो भी थोड़ा ऑफ हुँ, स्टंप के बाहर किया और थोड़ा हाइट उसकी ऊपर थी, तो इसलिए रिज़वान को मसला हुआ। और मेरे ख़्याल में वो जो बॉलर है क्वेजी, उसका हुँ, शॉर्ट बॉल्स पे सबसे ज़्यादा उसने विकेटें ली हैं इस वर्ल्ड कप में, तो हुँ। उसको मैं ज़्यादा क्रेडिट दूँगा। बाबर की जहाँ तक बात है, मेरे ख़्याल में ठीक खेल रहा था, बस ये वो शॉट अफ़सोस मेरे है ख़्याल में कि थोड़ा उसने मसला था उसमें, जिस पे आउट हुआ है। हाँ, हाँ, बस यही अफ़सोस है कि वो कैरी ऑन नहीं कर सका। अगर हुँ, थोड़ा-सा बड़ा स्कोर बना लेता, 70-80 या आइडियली यस। 100 बना लेता, तो इंशाअल्लाह हुँ, पाकिस्तान आराम से 300 प्लस कर देती, और मेरे ख़्याल में हुँ। वो काफ़ी होता उनके लिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल, अच्छा मैंने अभी आपने इफ्तिखार के बारे में बात की, मेरे ख़्याल में जब वहाँ पे स्पिनर्स लग रहे थे, तो आई थिंक साउथ शकील को भेजना ही बेहतर रहता है, लेकिन क्योंकि साउथ शकील स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं और इफ्तिखार को हमें पता है वो थोड़ा-सा स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। खैर मूव ऑन करते हैं अगली बात पे, फिर शादाब खान आए, उन्होंने अच्छी इनिंग्स नहीं, खेली एक बैट में। इस हुँ, इस हुँ। बात पे मुझे बस एक चीज़ कहनी है, ये जो जी, जी। इफ्तिखार को जो उन्होंने प्रमोट किया था, इसलिए भी हुँ, बुरा डिसीजन था, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि बाबर स्पिनर्स के सामने वो उससे रन्स नहीं हो रहे सही तरह से। वो हुँ, बहुत जो भी है, जो भी रीज़न्स हैं, लेकिन उससे यस। सही तरह से वो एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा, कोई हुँ, स्पिनर्स हुँ, के अगेंस्ट मोमेंटम नहीं बिल्ड कर पा रहा। और फिर हुँ, आपको पता है कि जो इफ्तिखार है, वो हमेशा टाइम लेता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, यस। स्पेशली वो प्रेफ़र करता है कि थोड़ा इन हो। उसका हुँ, पूरा हुँ, टी20 करियर आप देख लें, ढाई 150 मैच उसने खेले हैं हुँ, पिछले 4 सालों में, तो उसमें यही हमेशा करता है कि वो टी20 में रन बॉल करता है स्पिनर्स के अगेंस्ट शुरू में। तो आप समझ लें कि ओडीआईज़ में जब फ़ील्ड का डिफ़रेंस होता है, तो यस। उसमें कितना करेगा। तो आपको हुँ, चाहिए था, साउद आके अटैकिंग खेलता है स्पिनर्स पे, वो थोड़ा अपने शॉट्स वगैरह खेलता है, तो स्पेशली जब बाबर खेल रहा है, तो उसके साथ एक बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए, स्पेशली साउद लेफ्ट हैंडर भी है, तो वो थोड़ा यस। कॉम्बिनेशन भी चेंज होता अच्छा है बिल्कुल। बनता है। तो हुँ, हर हुँ, सेंस से ये यही कॉमन सेंस चीज़ थी कि आप साउथ को भेजें, वो थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है, और फिर आपके पास इफ्तिखार का ऑप्शन होगा बाद में पेस को हुँ। मारने के लिए, लेकिन पता नहीं एग्ज़ैक्टली वो क्या सोच रहे थे डिसीज़न लेके। खैर उनका जो भी प्लान था बहुत बुरी तरीक़े से फ़ेल हुआ और आई थिंक वो मेन फैक्टर था जिसकी वज़ह से हम जो है ऑल आउट भी हुए। अगर थोड़ा बाद में आता शायद थोड़े कम चांसेस होते हैं कि बाद में जब फ़ास्ट बॉलर सकते तो इफ्तिखार कैरी ऑन कर जाते जिस तरह शादाब और सऊद शकील की पार्टनरशिप लगी थी। अच्छा जिस तरह बैटिंग की बात कर रहे हैं एक और मेरे ज़हन में सवाल है कि जिस तरह हमारे बैटर्स को देखें वो 50 तो करते हैं लेकिन वो उसको आगे कैरी ऑन नहीं करते, 100 नहीं कर पा रहे। इसके क्या रीज़न देखते हैं आप? रीज़न तो स्पेसिफिकली मैं नहीं कह सकता क्या हो सकती है, थोड़ी शायद वो वही बात है कि वो पार्टनरशिप थोड़ी बिल्ड करते हैं, लेकिन लंबी नहीं कर हुँ, सकते। वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 सेंचुरियाँ हैं अभी तक, और दोनों ही वो श्रीलंका के गेम में थी। यस। तो कन्वर्जन रेट का बहुत मसला हो रहा है, और ओडीआईज़ में आपको चाहिए कि आपके टॉप 4 में से एटलीस्ट
एक कोई बंदा बड़ा स्कोर बनाए, अगर सब 30 20 30 40 बनाए तो मुश्किलात हो फ़ायदा नहीं जाती है। हैं। आप बहुत फिर मिडिल ऑर्डर लो ऑर्डर पे रिलाई कर रहे हैं, तो ये आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स के जिसकी वजह से हमारे स्कोर्स जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं हो रहे इस वक्त। बिल्कुल, आई थिंक जहाँ पे हम 270 किया है, ये एक मोमेंट पे अगर बाबर थोड़ा-सा रुक जाते या थोड़ा-सा शादाब और उसकी पार्टनरशिप ज़्यादा हो जाती, तो हम 300 प्लस कर जाते या ती 290 तक तो लाज़मी कर जाते और 290 जिस तरह की सिचुएशन लास्ट में बन गई थी, हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचता उससे और हम पर आ सकते हैं कि भई अब रन्स कम हैं, तो हम ईज़िली उनको आउट कर सकते हैं। तो बैटिंग की 290 बात तो 290 तो वो ऐसे ही बना सकते थे अगर आखिर में जब 4-5 ओवर टेल खेले तो। एंडर्स, हाँ जी, बिल्कुल। अगर टेल एंडर्स थे तो अगर बैट्समैन थोड़ा रुक जाते तो मेरे ख्याल में 300 310 20 भी बन सकते थे, वो थोड़ा बिल्कुल। आपको और मोमेंटम बन जाता, लेकिन आखिर में भी जो जिस तरह की बैटिंग हुई है लोअर ऑर्डर से वो बेहतर होनी चाहिए थी, हाँ जी। 280 90 तक तो ले जाना चाहिए था। बिल्कुल, टेल को तो आई थिंक बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं इस बात से मुकम्मल एग्री करता हूँ, क्योंकि जिस तरह आप साउथ अफ्रीका की टेल को देखिए, उन्होंने आकर चलो 21 रन करने थे, कर तो दिए हैं, जिस तरह हमने प्रेशर में उनको ले आए थे लेकिन उन्होंने परफ़ॉर्म किया है। तो इस तरह आई थिंक हमारी टेल को भी करना चाहिए और आई थिंक जितनी भी हम मोस्टली आई थिंक हम दूसरी या तीसरी दफ़ा हम ऑल आउट हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी जो है ना देखने वाली बात है कि हमारे जो टेल एंडर्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। थोड़ा बहुत तो स्कोर एंड में एज के चौके आ जाते हैं, कुछ तो इस तरह के चौके आ जाते हैं, वो भी नहीं आ रहे। आई थिंक टेल तो हमारी बैटिंग में बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही और जो वो 10-15 रन्स एंड में आते हैं, वो काफ़ी क्रूशियल रन्स एंड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। खैर बैटिंग की बात तो हो गई, उसके बाद हम आते हैं बॉलिंग पे। बॉलिंग में शुरू आगाज़ जो है हमारा इफ्तिखार भाई से हुआ। इफ्तिखार को एक और जगह प्रमोट किया गया और आई थिंक उसका रीज़न शायद ये दिखता था कि लेफ्ट हैंडर रहा था, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आपके पास कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर बॉलर हो ना, आप उसके साथ पहले ओवर का चांस लेते हो। इफ्तिखार के साथ जो कि एक पार्ट टाइमर है, उसके साथ आप चांस और वो इतना बॉल टर्न नहीं करता। वो सिर्फ़ बॉल आके फेंकता है या तो उसका स्किड करता है, वो अच्छी लाइन में करता है या फिर वो पेस को वेरी करके करता है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आए और उन्होंने जो है डी कॉक ने उनको 4 कंसेक्युटिव बाउंड्रीज़ मारी, लेकिन बाद में हमें डी कॉक की बाउंड्री मिल गई। लेकिन फिर जो है ना वो बाद में चार्ज करते रहे और उनके आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके 10 या 12 ओवरों में 12-13 ओवरों में 100 हो गया था और वो इसी को कैरी करके ले जा रहे थे। अगर हम वहाँ पे विकेट्स ना गिरती तो वो तो ईज़िली चेज़ कर जाते। तो सबसे पहले तो आप इफ्तिखार वाले मामले पे और जो ओवरऑल बॉलिंग हुई है उस पे बता दें। मेरे ख्याल में जो उन्होंने डिसीजन लिया था इफ्तिखार को इस जगह पे प्रमोट करने का, वो बैटिंग से तो बेहतर ही था, उसमें हुँ, एटलीस्ट कोई थॉट प्रोसेस तो है, कोई लॉजिक तो बनती है कि क्विंटन डी डेफिनिटली। कॉक हुँ, साउथ अफ्रीका का सबसे ज़रूरी बल्लेबाज रहा है वर्ल्ड कप बिल्कुल। में, 300 किए हुए हैं, और उसका जो मैचअप है वो ऑफ स्पिनर के खिलाफ अच्छा नहीं है, वो काफ़ी दफ़ा आउट हुआ है पहले, तो मेरे ख़्याल में डिसीजन बुरा नहीं था, बस इफ्तिखार की तरफ से एग्जीक्यूशन सही तरह हाँ से नहीं जी। हुई हुँ, थी। आपको बस स्टंप्स में थोड़ा सीधा बॉलिंग करानी होती है, तो हुँ, उसने मेरे ख़्याल में थोड़ा रूम दे दिया था, और पहली बॉल भी जैसे उसने वो 5 वाइड्स भी दे दिए थे, तो बस हुँ, हुँ, एग्जीक्यूशन का मसला था। शायद ऐसा कर सकते थे कि शाहीन से पहला ओवर करवा दें, इफ्तिखार को शायद दूसरे ओवर में डी कॉक स्ट्राइक पे हो तो फिर हुँ, डायरेक्टली उसको बॉल करा सकते हैं, लेकिन पहले 2 ओवर में मुझे एज़ सच कोई मसला नहीं था कि इफ्तिखार बॉलिंग करवा रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन बेशक बहुत बेहतर हो सकती थी इनफैक्ट, क्योंकि जब आप 30 से ज़्यादा रन 2 ओवर में, पहले 2 ओवर में ओडीआई हुँ, में दे रहे हैं, स्पेशली जब 270 का चेस है, तो उन 2 ओवर्स के बाद बेसिकली रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो बिल्कुल कम हो फैक्टर गया। रहा ही नहीं। हुँ। उसके बाद आपको पता चल गया था कि आपको विकेटें ही लेनी पड़ेंगी। हुँ। तो बस वो हो गया, तो अब क्या करें उसके बारे में। अच्छा कल हमारी तरफ से वसीम जूनियर इन हुए और हसन अली बाहर गए। वसीम जूनियर ने नो डाउट काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और हमें मेन विकेट्स लेके दी। जिस तरह बबूमा को उन्होंने आउट किया और हेनरिच क्लासन की सबसे मेन विकेट क्योंकि अगर वो जिस तरह वो फॉर्म में आए हुए थे, अगर वो चल जाते तो फिर पाकिस्तान सिर्फ जो है ना जीत को दूर-दूर से बस देखता ही रहता और है ना हसरत की निगाहों से। लेकिन बाद में उनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग की गई और एंड में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की तो आई थिंक ये चेंज पाकिस्तान के लिए वर्क किया। और क्या समझते हैं कि आगे वाले मैचेस के लिए भी वसीम जूनियर अंडर कंसिडरेशन रहेंगे?
वसीम जूनियर तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली अंडर कंसिडरेशन रहेंगे। अब जिस तरह से उसने खेला है, मैं समझता हूँ कि उसे बाकी मैचेस भी खेलने चाहिए। और उसकी सबसे अच्छी बात जो थी कल के मैच में कि वो उसकी शॉर्ट बॉलिंग वो जो कर रहा था वो हुँ, पहले ओडीआईज में उसने इतनी ज़्यादा नहीं किया है। वो फुलर लेंथ पे ज़्यादा रिलाई करता है कि वो बैट्समैन को बोल्ड या एलबीडब्ल्यू करे थोड़ी रिवर्स स्विंग वगैरह के साथ, लेकिन उसने लगता है कि उसने ठीक ठाक काम किया है अपने शॉर्टर लेंथ पे। और वो अगर आप मिडल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे ओडीआईज में तो वो तो बहुत ज़रूरी है। तो उसने काफ़ी ज़बरदस्त अपनी जैसे वो इनफोर्सर रोल जो होता है काफ़ी अच्छी तरह से कल निभाया था। और दो बहुत क्रूशल विकेट्स ली थी और भी ले सकता था मेरे ख्याल में। बस हुँ, वो थोड़ा माकरम को उसने कुछ दफ़ा बीट भी किया था। यस। मिलर को भी शॉर्ट बॉल पे बीट किया था। तो आखिर में बस क्रैम्प्स हो गए थे थोड़े, इसकी वजह हुँ, से मेरे ख्याल में उसके आखिरी 2 ओवर इतने ख़ास नहीं थे, ख़ास बट नहीं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उसने। और बिल्कुल। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो तो ज़रूर टीम में होगा। और हुँ, जिस तरह की आज बांग्लादेश और नेदरलैंड्स का जो मैच कोलकाता में हुआ है उसमें पेसर्स को थोड़ी हेल्प मिली है। तो हुँ। हो सकता है कि फाइनली वो डिसाइड कर लें कि अब 4 पेस ही खिलाएं, क्योंकि वैसे भी स्पिनर्स से कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये शायद कॉम्बिनेशन अगले मैच में देख लें। तो फिर नवाज़ को निकालेंगे फिर? क्या लगता है आपको? हाँ, शादाब को तो ऑब्वियसली नंबर 7 पे जो बैटिंग का लेकिन एज है उसको जो वो तो इंजरी का मिलता है। तो कंसिडर है, वो उसको डेंजरस तो नहीं ज़्यादा शादाब का? नहीं, पता नहीं, आज मैंने जो अराइवल उनका वीडियो था कोलकाता में, वो हाँ, चले गए हैं तो उसमें तो शादाब ठीक ठाक लग रहा था। तो मुझे नहीं पता अगर उसके कोई स्कैन्स वगैरह हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर वो ठीक है तो मेरे ख्याल में वही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वो नंबर 7 पे बैटिंग करता है। और फिर उसके बाद आई थिंक शायद उन्होंने डिसाइड, अनलेस वो सोचें कि उसामा ने 2 विकेटें हुँ, ले ली थी, लेकिन फिर भी उसामा काफ़ी स्ट्रगल फिर भी कर रहा था। हुँ, उसकी भी फुल टॉस, शादाब की तरह वही मसले मसाइल थे कि फुल टॉस जा रहे थे, शॉर्ट बॉलिंग हो इनकंसिस्टेंट। रही थी, तो हुँ, कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में शायद वो डिसीजन ले लें कि अब हमें 4 पेसर के साथ ही जाना चाहिए। हसन अली भी ठीक बॉलिंग कर रहा था। वो अभी उसे बुखार था इसलिए नहीं खेला। हुँ। और अब आपको पता है कि वसीम जूनियर भी माशाल्लाह ठीक बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में यही कॉम्बिनेशन शायद बनता है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, अच्छा कल जब शादाब बाहर गए और उसामा मीर अंदर है, तो मैं सोचा था शायद बॉलिंग में हमें मसला होगा कि वो बॉल नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप अगर आपको ये रूल के बारे में पता है, तो सबको इलैबोरेट कर दें कि ये इसमें क्या-क्या होता है? क्योंकि और एक और जब हुआ था, जब सरफराज को बॉल लगी थी और रिज़वान ने आकर जो है हमें श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच था, उसमें सरफराज को बॉल लगी थी और रिज़वान ने आकर खेला। तो किन-किन जगहों में आकर बॉलर जो है दूसरा आपका जो प्लेयर होता है वो खेल सकता है, तो इसको अगर आपको रूल पता है तो ज़रूर इलैबोरेट करें। जी, वो रूल बेसिकली कंकशन रिप्लेसमेंट्स पे होता है कि जब आपको कोई सर की इंजरी हो जाए तो वो हुँ, रिप्लेसमेंट आप ले सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आईसीसी किस तरह के टेस्ट वगैरह करता है या करता भी है, लेकिन अगर दिखता है कि किसी प्लेयर को पोटेंशियली भी कोई सर की हेड की इंजरी हुई है तो हुँ, बेसिकली वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक फॉर लाइक प्लेयर होना चाहिए, जैसे रिजवान आया था सरफराज की जगह, अच्छा। कीपर हुँ, की जगह कीपर। और कल जब पता चल गया था कि शादाब नहीं पार्टिसिपेट करेगा तो ओसामा भी लाइक फॉर हाँ, लाइक हाँ। बेसिकली शादाब का वो फील्ड में डाइव करते हुए वो हाँ जी, वो सर ग्राउंड लग को, बिल्कुल। हाँ, ग्राउंड को हिट किया था। मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कि अगर सर का मसला है या नेक का मसला है, मुझे लग रहा था कि शायद नेक का है, लेकिन हुँ, बाद में उन्होंने कहा कि शायद सर लगा है ग्राउंड पे, तो इसलिए वो रिप्लेस हो गया, कंकशन रिप्लेसमेंट ले लिया। लेकिन यही सिर्फ एक इंजरी है जिसकी वजह से आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। और दूसरी जो भी इंजरीज हैं, लेग की, हैमस्ट्रिंग वगैरह जो भी है, उसके लिए आप सिर्फ फील्डिंग के लिए रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग के लिए नहीं। अच्छा ये फिर उसको फिर पता कैसे लगाते हैं कि अगर कोई कह दे मुझे कंकशन है कि वो प्रूव कैसे करेगा कि वाक़ई कंकशन है? ऐसे कोई भी बोल दे मुझे सर पे लग गया कंकशन हो गया। हाँ, मैं बस यही, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है,
लगता है कि क्योंकि ये एक थोड़ी नई चीज़ है एंड इस हुँ, हुँ। क्रिकेट में एंड स्पेशली क्योंकि हेड इंजरीज़ का बहुत उन्हें थोड़ा ख़्याल रखना है, तो मेरे ख़्याल में जब भी ऐसा लगता है कि किसी प्लेयर को स्पेशली बैट्समैन के साथ तो बहुत वाज़ेह होता है कि जब भी हाँ, वो हेलमेट सर पे पे लग बॉल लगती बिल्कुल, है हाँ। तो वो तो आसानी से हो जाता है। फ़ील्ड में थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि फ़ील्ड में कम होता है ये जब फ़ील्डर के सर पे कुछ लग जाए ऐसा कुछ, तो वो थोड़ा मुझे पता नहीं है कि वो वेरीफ़ाई एग्ज़ैक्टली कैसे करते हैं। लेकिन बस यही है कि सर की कोई इंजरी होनी चाहिए और कोई नहीं हो सकती। अच्छा ख़ैर अब इसकी बात होगी। उसके बाद हमारे जो बाद में हमने बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही उसमें और फ़ील्डिंग के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, फ़ील्डिंग कैसी लगी आपको? कहीं पे हम डायरेक्ट हिट्स मार रहे हैं, काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, उसके कहीं पे जहाँ पे हमें डायरेक्ट हिट्स लगानी चाहिए, वहाँ पे हमारी डायरेक्ट हिट्स लग नहीं रही। जहाँ पे हमें फ़ील्डिंग ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए, वहाँ पे हम फ़ील्डिंग बहुत बुरी कर रहे हैं और जहाँ पे हमें फ़ील्डिंग चलो जहाँ पे हमें फ़ील्डिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है कि ईज़िली हो जाएगा, वहाँ पे हम फ़ील्ड उठा के डायरेक्ट हिट्स मार रहे हैं और इसी और सिंगल ले रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फ़ील्डिंग पिछले मैचेस से तो मेरे ख़्याल में कल बेहतर है। जो हुई थी वो बेहतर ही थी। हुँ, पिछले मैचेस में तो काफ़ी अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो बहुत ही बुरी थी। तो मेरे ख़्याल में कल बेहतर थी लेकिन बेहतरी की अभी और भी गुंजाइश है। थोड़ी-सी थोड़े से फ़िटनेस के शायद उस तरह की फ़िटनेस नहीं है कुछ प्लेयर्स की जो आपको बिल्कुल टॉप लेवल की परफ़ॉर्मेंस करने दे। तो जैसे वसीम जूनियर आया था टीम में तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छा फ़ील्डर है, एथलेटिक है, अच्छी थ्रो करता है, तो उसकी वजह से फ़ील्डिंग बेहतर हुई है। कुछ कुछ और फ़ील्डर्स ने भी ठीक-ठाक फ़ील्डिंग की है कल, तो बेहतरी आई थी और हुँ, आई डोंट थिंक कोई ऐसे कैचेज़ ड्रॉप हुए थे। हारिस रऊफ ने बहुत और अच्छा उसने कैच बहुत लिया कमाल था, कैच बिल्कुल, कमाल का कैच लिया था फ़ॉलो थ्रू में, तो फॉलो थ्रू बहुत बेहतरी मुश्किल करता है कैच करना। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल कैच था, ज़बरदस्त कैच लिया था उसने। तो अ, फ़ील्डिंग तो मेरे ख़्याल में बस वही चीज़ है जैसे बाबर ने भी कहा था कि आपके एफ़र्ट और एटीट्यूड पे थोड़ी डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ें आप ऐसे कर भी नहीं सकते कि बैटिंग में अगर मैं जाऊँ और परफ़ॉर्म करूँ तो मैं कोई सिक्योर कर सकता हूँ। ये बैटिंग और बॉलिंग का आप सिक्योर नहीं कर सकते, लेकिन फ़ील्डिंग में एफ़र्ट आप सिक्योर अगर अपना 100% दें और आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी तरह से हो, तो वो मेरे ख़्याल में गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली पिछले कुछ महीनों में हमारी फ़ील्डिंग ठीक-ठाक रही है, तो इसीलिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है वर्ल्ड कप में जिस हुँ, तरह से हमारी फ़ील्डिंग नीचे गिरी है। तो इस यस। पे देखना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड कि क्या रीज़न्स हैं और किस तरह से इंशाल्लाह जैसे अगले साल में टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वहाँ ऐसी चीज़ कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आपका मतलब है कि हम अगले साल के वर्ल्ड कप का ही सोचें, इस साल के वर्ल्ड कप का छोड़ दें अब? वो तो अब दुआएँ चल रही हैं, तो ये हार जाए, ये जीत जाए, जी तो बस हाँ। देखते हैं क्या चलता है। अब हमारे हाथ में तो नहीं है, तो बस अल्लाह के हुँ। हाथ में है। अगर अल्लाह को कुछ मंज़ूर है, तो हो जाएगा, नहीं है तो फिर घर ही जाना होगा। बिल्कुल जी, मैंने तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि एक उम्मीद थी मेरी कि आज अगर ऑस्ट्रेलिया जो है हार जाता तो उसके थोड़े पॉइंट्स कम हो जाते, एक अपसेट हो जाता। अफ़गानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जो है हार जाता, इतनी बड़ी सोच रखी हुई थी हमने। लेकिन वो भी आज जो है ना ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड से भी जीत गई है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते भई चुप करके बैग पैक करके घर वापस आएँगे, अपने 3 बस मैचेस खेलेंगे। दूसरी चांस ये है कि न्यूज़ीलैंड अपने मैचेस हार जाए, ये भी न्यूज़ीलैंड के सही मैचेस हैं, मेरे ख़्याल में हुँ, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो सारे मैच अगर हार जाएँ तो कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर ऑस्ट्रेलिया मेरे ख़्याल में इंग्लैंड से हार जाए और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट उनमें से एक मैच हार जाए, अपसेट हो हाँ। लेकिन फिर पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट बेहतर करना होगा काफ़ी ज़्यादा, तो कोई जैसे बांग्लादेश को बुरी तरह से हराना होगा, ऐसा कुछ। तो बहुत सारे बस कैलकुलेशन ही इफ्स एंड करनी बट्स होगी। बहुत आ गए हैं, बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट इम्पॉस मेरे नज़दीक हम डिज़र्व भी नहीं करते जिस तरह की हमने 4 मैचेज़ में क्रिकेट खेली है। ऑल्दो ये वाले मैच में हमें फाइट नज़र आई, लेकिन कहते हैं ना ब बहुत देर कर दी मेहरमा आते-आते तो अब यही हो गया है, काफ़ी लेट हो गए हम
और मुझे लगता है अब जो हमने ये आप इस मैच में दिखा है, ये पहले में भी होना चाहिए था। स्पेशली दैट अफ़गानिस्तान वाला मैच वो हमें लाज़मी जीतना चाहिए था। लेकिन ख़ैर जब हार चुके हैं, अब कुछ कर तो नहीं सकते, यही बेटर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अगले साल और इस गलतियों से सीखेंगे और कुछ बेहतर करेंगे और अपने आने वाले मैच जो 3 मैच हैं, इनको वो अच्छी तरह जीतेंगे ताकि हाँ, अगर कोई चांस बन भी जाए, तो हम मैच तो ना हारें ना, उसमें सब अगर कोई चांस बनता भी है, उसमें सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है यही कि हम अपने पहले सारे मैचेस जीतें। और जिस तरह मुझे लगता है कि जो है अब हमारा न्यूज़ीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है और फिर बांग्लादेश का भी कोई पता नहीं है। तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन होप फॉर द बेस्ट। कोई ये थी हमने पूरा ओवरव्यू किया। अब्दुल्ला भाई कोई बात अगर आपके ज़हन में हो या रह गई हो, तो अगर आप करना चाहें तो? नहीं, ऐसी कुछ तो कोई बात नहीं है, बस दुआएँ ही करें और कुछ तो नहीं रह गया है। मेरे ख़्याल में अगर कोई सोच रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि 6 मैच के बाद हमारे और नीदरलैंड्स के दोनों 2 विन और 4 लॉसेस होंगे, तो हम सभी पहले ही से ही गिव अप कर चुके होते, तो बस अल्लाह के हाथ में है और कुछ तो नहीं कह सकते। बिल्कुल जी, अल्लाह के हाथ में है, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह और आपसे भी एक दरख्वास्त है कि आप जो है हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को जो है शेयर किया करें और जो भी पॉइंट आपके ज़हन में हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम भी उसको देखें और अगर वो बात वाक़ई बहुत अच्छी हो या फिर वाले पॉइंट वैलिड हो तो हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है ना उसके ऊपर ना डिस्कस करेंगे उस पॉइंट के ऊपर। लेकिन आज की यही वीडियो थी इस टॉपिक पर। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ़िज़।